अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर हुमा फ्रॉम एनेबलर्स हेड ऑफिस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं। हर रोज़ हम न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड हो गई है, आईपीओ लॉन्च हो गया है या मार्केट में रैली आ गई है। लेकिन असल सवाल ये है कि इन हेडलाइंस का एक कॉमन इन्वेस्टर पे क्या इम्पैक्ट होता है, या क्या हर पॉजिटिव न्यूज़ के बाद स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की तरह की न्यूज़ को बिल्कुल डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। या फिर आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रीसेंट डेवलपमेंट से लेकर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स अगर की मैं बात करूं कि यूनिक शेयर स्ट्रक्चर तक सब कुछ जो है वी विल डिस्कस टुडे। तो हमारा ये जो सेशन है ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में भी है। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी मैम। सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो रिसेंटली एसएनपी ने बी से अपग्रेड करके डी कर दी है, तो एक पीएसएक्स इन्वेस्टर के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या इससे सिर्फ गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है या स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, आपने रिसेंट जो न्यूज़ है उसको आपने कोट किया। 22 जुलाई के अंदर हमें ये अनाउंसमेंट हुई है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बी नेगेटिव से बी पे कर दी गई है। ठीक है। इस रेटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है? बेसिकली रेटिंग होती क्या है? रेटिंग जो है ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कि एसएनपी है, फिच है, या जैसे कि मूडीज है, ये एक रेटिंग जनरेट करते हैं जो कि ये बताती है कि कौन सा जो मुल्क है या कौन सी जो कंट्री है वो कितना अच्छा रिपेमेंट कर सकती है अपने डेट्स की। ठीक है, कितनी जल्दी कर सकती है, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी उसकी कितनी बेहतर है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से वो जो बोरोइंग्स करनी, जो आपने लोन्स वगैरह लेनी है, वो आप कितनी सफिशेंटली वापस जो है वो पे बैक कर सकते हैं। सो पाकिस्तान ने, जो कि आईएमएफ ने डायरेक्ट किया कि आप इस तरह अपने इंस्ट्रक्शंस दी और पाकिस्तान ने उसको फॉलो किया, जिसकी वजह से ये रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। हमें इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो, अगर तो आप देखें कि आप कहें कि रातों रात होगा नाइट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगी, तो ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा हुआ। ठीक है। इस रेटिंग जो है, ये जो रेटिंग है ये आपको एक वीक से लेके एक दो मंथ्स तक जो है इसके असरात आपको नजर आएंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। अभी के लिए क्या है? अभी के लिए जो टी बिल्स हैं ये यूरो बॉन्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट जिसको ऑन करती है। बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की एक आप कह लें रीढ़ की हड्डी होती है। तो टी बिल, ट्रेजरी बिल्स या जो यूरो बॉन्ड्स हैं, जिससे आपको कैपिटल अगेंस्ट जो है वो फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट में आएगा। ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी यूरो बॉन्ड्स बाय करके, या जिसका हमारा रोशन डिजिटल था, इसमें भी जो ओवरसीज थे वो उसको बाय करते थे और गवर्नमेंट उसको यूज करती थी, और उस बॉन्ड से फिर एक डिफरेंट यील्ड निकाली जाती थी, प्रॉफिट निकाला जाता था, जो कि उन शेयर होल्डर्स को दिया जाता था जिन्होंने ये बॉन्ड्स बाय किए थे। बिल्कुल सही, सो बिल्कुल सही। अगर आप ये समझें कि रातों रात पीएसएक्स के ऊपर इसका असर आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्योंकि एक टाइम लगता है उसको। ठीक है, और एक न्यूज के ऊपर कभी भी मार्केट को जज नहीं किया जाता। बिल्कुल और सही। आपका एक और पॉइंट आपने जो लिया कि क्या इन्वेस्टर को देखना चाहिए, तो इन्वेस्टर को कभी भी एक न्यूज को लेकर नहीं करना चाहिए ट्रेड। ठीक है, एक न्यूज के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा सेक्टर आपको लगता है इसके सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट करते हैं, लाइक, और कौन से सेक्टर्स या कंपनीज ऐसी हैं जिन पे इसका इम्पैक्ट या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, जो डायरेक्ट इसके बेनिफिशियरी है वो है बैंक्स है। ठीक है, क्योंकि बैंक्स जो है उन्होंने लोन लेना है, और आगे जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने फिर अपने इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट की रीपेमेंट भी करनी है, और इंटरेस्ट अपने कमर्शियल बैंक्स को देनी है। वो जो पैसा है फिर इवेंचुअली मार्केट के अंदर आता है, क्योंकि जो एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं,
इवन बैंक्स जो है वो मार्केट के अंदर बोरो करके पैसा, इंटरेस्ट अगर उसका कम होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मार्केट के अंदर से पैसा निकलेगा। ठीक है, तो बैंक्स इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम में भी क्या होगा कि जब आपका जो डेट है वो आपकी रेटिंग अच्छे होने की वजह से आपको डेट्स भी मिलेंगे, आपको लोन्स भी मिलेंगे, आपको बेल आउट पैकेज भी मिलेंगे। जैसे चाइना और सऊदीया है वो आपको बेल आउट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम के ऊपर अच्छा पड़ेगा। बाकी फर्टिलाइजर के ऊपर डायरेक्ट उस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मिनिमल इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल पड़ता है। अच्छा सर, जैसे इतनी बड़ी न्यूज़ है मार्केट में पॉजिटिव, तो जब मार्केट में इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स जो हैं जल्दी में स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं इस ट्रैप से किस तरह बच सकते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह ही है कि आपकी साइकोलॉजी जो है बड़ी वीक होती है, आपके पास एजुकेशन नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो किसी हुँ, भी एक न्यूज को आप पकड़ के उसको आप लेकर उससे आप ये फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप उसको फटाफट बाइंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप बैंक की ही बाइंग कर लें, बैंक सेक्टर के अंदर ही अगर आप बाइंग कर लेते हैं, सिर्फ एक इस न्यूज को ट्रेड कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे और आपको जो है मार्केट से आउट करेंगे। सो साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसमें ये है कि आप फोमो के अंदर, ठीक है, फंस जाते हैं। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ये जो हुँ, साइकोलॉजी, ये जो कॉग्निटिव बायस है जिसमें आप फंस जाते हैं कि मैं इसमें फटाफट मैं बाइंग कर लूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है इससे आपने बचना है। और इस चीज को हम अगर आप, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंटर करते हैं और कहाँ से पैसा बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर कहाँ पे फंसते हैं। हमारे पास तीन चार ऐसी एग्जाम्पल है, रिसेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि रिसेंट आईपीओस है। यही जो हुँ, आप मेंटेलिटी बात कर रही है, यही जो साइकोलॉजी की बात कर रही है, ये वहां पे डिपिक्ट होती है कि जहाँ पे वहादत पोल्ट्री, जहाँ पे सितारा हुँ, पेट्रोलियम, जहाँ पे सारा सर्विस टायर्स, ये अगर आप तीनों को देखें, अगर आप इसका चार्ट उठा कर देखें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि वहां पे आपने इंस्टीट्यूशंस ने एकदम जो बाइंग की हुई थी बुक बिल्डिंग के अंदर, वो उन्होंने आईपीओ लॉन्च के बाद उसको एक हाई साइड पे सेल कर दिया। और वहां पे क्योंकि यही फोमो, यही जो है ये जो साइकोलॉजी है, जिनकी साइकोलॉजी जो होती है फटाफट फोमो के अंदर बाइंग करने की है, कर ले। वो जब बाइंग हाँ, करते हैं वहां इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की। और आप देखेंगे कि अब ग्रेजुअली क्या है, वो अपनी असल प्राइस के ऊपर आ रही है ये तीनों आईपीओ, और इस टाइम अपने ऑल टाइम लोज के ऊपर। सो ये हुँ। साइकोलॉजी जो है ये चेंज करनी पड़ेगी रिटेल ट्रेडर्स को, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह सोचें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर, अभी जैसे वादत पोल्ट्री या सितारा पेट्रोलियम की बात करें कि ये जो हैं और सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओज़ के बाद शेयर प्राइसेज़ में एग्रेसिव डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हर आईपीओ लिस्टिंग के बाद आपको लगता है प्राइस इंक्रीज़ करता है? या इसके पीछे कोई और मार्केट की डायनामिक्स हैं और इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो सकती है? आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में। अब बिल्कुल आप सही है। देखें कि अगर आप इसके चार्ट को देखते हैं तो आप देखें कि एकदम अग्रेसिव इसके अंदर पैराबोलिक जो है वो बुलिश मोमेंटम आया है और वहां पे इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की है। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह रिटेल ट्रेडर्स देखें कि पहले आप देखें कि किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं क्या वो इस काबिल है कि वो इतनी प्राइस जो है वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज को देखें तो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज क्योंकि सब्सिडरी है एयरलिंक की, एयरलिंक बजाते खुद एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न है। उसकी बेस के ऊपर सेलेक्ट टेक्नोलॉजी जो कि शाओमी और डिफरेंट चाइनीज मोबाइल, चाइनीज एसेसरी को असेंबलिंग कर रहा है उसकी, तो
एयरलिंक का जो इमेज है वो उसके ऊपर पोर्ट्रे किया गया कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। लेकिन अगर आप इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाए और इसकी आप ऑपरेटिव जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको अगर आप देखते हैं तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि वो आपको प्रॉफिट्स, वो इनकम जो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने से आते हैं, तो वो टोटली नेगेटिव है, ठीक है। और ग्रेजुअली पिछले कई सालों से, 3 सालों से वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की तरफ देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, तो वो कुछ और कहानी कह रही है। लेकिन सोशल मीडिया और ये जिस तरह इमेज बिल्डअप की जाती है, ताकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिन्होंने बुक बिल्डिंग के अंदर बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर बहुत स्टॉक्स हाँ। लिए हुए होते हैं, वो अब ऑल टाइम हाई के ऊपर सेल कर सके, और वहां से जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप हो जाते हैं, और वहां से प्राइस जो है वो फिर डाउनफॉल का शिकार होती है, और आपके पैसे जो है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आती है साइकोलॉजी। और यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है, ये तो स्पेकुलेशन है, हमने तो बड़ी अच्छी कंपनी में किया। यहाँ पे कुछ कंपनियां जो है वो प्राइस चढ़ाती हैं, कुछ गिराती हैं। तो तब ऐसा होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होती। तो इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। तो अगर आप चार्ट्स को देखते हैं तो उसके अंदर प्राइस जो है वो आप इसको बड़ी अच्छी तरह से डिपिक्ट कर रही होती है, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन जो पीएसएक्स हैं इन्वेस्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ और मार्केट एक्साइटमेंट के दौरान इमोशनल डिसीजन से बचने के लिए कौन-सी प्रैक्टिकल हैबिट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं? बिकॉज़ ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हर वक़्त इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल अडॉप्ट नहीं, उसको हैबिट बनानी चाहिए। इन चीज़ों जी, को बनानी चाहिए कि अगर आपने इमोशनल जो स्ट्रेस है उससे बचने के लिए आप ट्रेडिंग प्लान जो है उसको ज़रूर बनाएं। आप एंट्री से पहले ये चीज़ उसको राइटिंग में करें, आप ट्रेडिंग जर्नल्स क्रिएट करें, ठीक है। आप लिखें उसको कि एंट्री से पहले आप कहाँ पे अपना एग्जिट चाहते हैं, कहाँ पे आपने प्रॉफिट लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, और बिल्कुल सही। आपने अगर मार्केट से निकलना है तो कब निकलना है, ठीक है, एंटर कब होना है आपको, ठीक है। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, आपने कितना जो है वो चंक उठाना है किसी भी शेयर का, और कितने आपने जो है वो शेयर्स बाय करने हैं, और किस किस कंपनी के बाय करने हैं। होता क्या है कि हम लोग फौरन टूट पड़ते हैं, कोई भी शेयर हमें लगा कि अब बैंकिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा, हम फटाफट बीओपी के, निजाम के, यूबीएल के शेयर्स को बाय कर लेंगे, उठा लेंगे, ये बिल्कुल। देखे बगैर कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी जो है फाइनेंशियल्स क्या है, अभी क्या वो अपनी इंक्रीजिंग वैल्यू के ऊपर है या नहीं है, क्या वो अपनी जो असल वैल्यू है उसके आया है कि नहीं आया, तो फेयर वैल्यू तो नहीं उसने देनी। तो वो चीज अगर अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर वो आता है तो जरूर आप परचेज करें। बट आप क्या करें, सबसे पहले एक राइटिंग के अंदर एक ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट करें एंट्री से पहले, तो ये आपको क्लियर बता देगा कि आपने कब जाना है, क्यों जाना है, कब निकलना है, कब एंटर होना है, हर चीज आपको ये बताएगा। तो तब आप इमोशनल स्ट्रेस से बच सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट मूव टुवर्ड्स स्पेस एक्स की अगर हम बात करते हैं, उस तरफ जाएँ, तो हम अक्सर आईपीओज़ के साथ लॉकअप पीरियड का जो नाम है वो सुनते हैं। तो लॉकअप पीरियड असल में होता क्या है और स्पेस एक्स का शेयर स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल आईपीओ से किस तरह डिफरेंट है? स्पेसएक्स की आपने बात की, स्पेसएक्स आई गेस दुनिया का सबसे फेमस कह लें या आप नोटोरियस कह लें, क्योंकि जो अब इसने रिटेल ट्रेडर्स के साथ किया तो नोटोरियस हो गया। लेकिन ये इसकी वैल्यूएशन आज तक की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रही है, $1 ट्रिलियन। और लॉकिंग पीरियड क्या होता है? सो लॉकअप पीरियड होता है कि कोई भी कंपनी, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो कि प्री आईपीओ थे, ठीक है, आईपीओ लॉन्च होने से पहले जितने भी उसके शेयर होल्डर्स थे, आइदर वो एम्प्लॉयज थे, आइदर वो इनसाइडर इन्वेस्टर थे,
या कोई जो है वो इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने पहले बाई किया हुआ था, तो एक ऐसा पीरियड होता है 180 डेज का, 6 मंथ्स का जो है वो एक पीरियड होता है जिसके अंदर एक रिटन एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोगों के साथ कि आप इस पीरियड से पहले शेयर जो है वो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो एक पीरियड होता है ताकि जो आईपीओ आए तो ये ना हो कि आप सेलिंग कर दें और वहां से जो आईपीओ के अंदर पब्लिक आ रही है उसको, आम पब्लिक जो है उसको बाय कर रही है, वहां से सप्लाई ना बढ़े और प्राइस का डिक्लाइन ना आए। तो उसको बचाने के लिए एक टाइम जो है वो मुकर्रर किया जाता है कि आपने इसके अंदर अंदर सेलिंग नहीं करनी, एक सर्टेन टाइम के बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉकअप पीरियड। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। सर अली, कैन यू हेयर मी? यस आई कैन। अच्छा सर, लॉकअप एक्सपायरेशन या शेयर अनलॉकिंग जो डेट है से एग्जैक्टली क्या मुराद है? ये डेट्स इन्वेस्टर और जो शेयर प्राइस मूवमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब लॉकअप पीरियड जो है, जो कि 6 मंथ या 180 डेज का जो ये पीरियड है, इसमें सेलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, कौन नहीं कर सकता? जो जिन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ शेयर है। अब ये जो एक्सपायरेशन डेट क्या है वो 180 डेज का टाइम विंडो है। ठीक है, इसके बाद वो लॉकअप जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है और इसके बाद जो है वो जिन्होंने भी इसको सब्सक्राइब किया हुआ है या जिन्होंने बाइंग की हुई है वो इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, वो सेल कर सकते हैं इसको। तो उनको अच्छी अमाउंट लगती है कि अभी प्राइस जो है वो अच्छी प्राइस के ऊपर है तो वो उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि लॉकअप पीरियड एक्सपायरेशन, कि वो आपकी जो मुद्दत होती है जिसमें आपने सेलिंग नहीं करेंगे वो खत्म हो जाती है और फिर आप अपने जो शेयर्स हैं उनको मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं ताकि न्यू सप्लाई जो है या न्यू शेयर जो है उसमें फ्लोट हो सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह से हम कोई कंपनीज है एक ही दिन में तमाम शेयर्स अनलॉक नहीं करती, बल्कि स्टैगर्ड रिलीज का जो मॉडल है वो यूज करती है। तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या लॉजिक है और कंपनीज ग्रेजुअली अनलॉकिंग को वन टाइम अनलॉकिंग पे क्यों प्रेफर करती हैं? देखिए, स्टैगर्ड जो स्ट्रेटजी है वो क्या होती है कि आप अपने जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो प्री आईपीओ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आप एकदम जो है वो नहीं कहते कि आप बेच सकते, आप चंक्स के अंदर बेचते हैं। ठीक है, चंक्स के अंदर उनको कहेंगे आप 10% जो है वो सेलिंग कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, इतने टाइम के बाद इतनी कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर वो सब एकदम कर देते हैं तो एक फ्लड आ जाएगा, एक सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो शेयर जो है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन की तरफ आएगा, जो कि डिक्लाइन की कोई भी तरफ कंपनी जो आएंगे। है वो नहीं चाहती कि एक बुरा इम्पैक्ट जो है वो नजर आए मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये वाली स्ट्रेटेजी यूज की जाती है ताकि थोड़े थोड़ा जो आप रिलीज करें और उसके साथ साथ बाइंग आती जाए और आपका एक लेवल के ऊपर, एक यूनिफॉर्म लेवल के ऊपर आपकी प्राइस जो है वो सस्टेन करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, स्पेस एक्स जो है अपना शेयर अनलॉक को अर्निंग रिपोर्ट डेट्स के साथ जो है वो टाई करता है। तो इस डिसीजन के पीछे साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल रीजनिंग जो है वो क्या है? और इससे जो इन्वेस्टर्स और कंपनी है दोनों को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? अच्छा, हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ शो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को ही देखें तो उसके अंदर हम चार्ट्स को जिस तरह, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप देख रही हैं, आपका एक क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, या यहाँ पे बात आती है नॉलेज की, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग की। ठीक है, अब हुँ। यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देखें कि जो इसकी लेफ्ट साइड पे जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर रेड कैंडल बन रही है, इसके बाद आहिस्ता 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 ग्रेजुअली प्राइस नीचे आ रही है, ये वहादत जी। तोड़ रही है।
वहां पे पोल्ट्री का भी बहुत ज्यादा इसको फेमस किया गया, इसके ऊपर वीडियोस बनाई गई कि ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, ये एग्स को एक्सपोर्ट करती है और ये बहुत जबरदस्त इसके कैश फ्लोज है, इसके बहुत इसकी ना अच्छे फाइनेंशियल है, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुक बिल्डिंग के अंदर जिन इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की थी वेरी ऑन अ वेरी चीप रेट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पोस्ट आईपीओ जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ, आप देख रहे हैं वहां से ग्रेजुअली प्राइस जो है वो नीचे आई, नीचे आ रही कुछ है, टाइम पे बिल्कुल ग्रेजुअली आई, फिर एकदम नीचे आ रही। क्यों आ रही? बिल्कुल। क्योंकि जो इसकी हाइप क्रिएट की गई थी, इसकी जो स्ट्राइक प्राइस के बाद जब ये पोस्ट आईपीओ में आया तो इतनी हाइप के अंदर अब जिन रिटेल ट्रेडर्स ने 20 से ऊपर बाइंग की हुई है, ठीक है, अब वो वहां पे सारे बेचारे फंसे हुए हैं, ठीक बिल्कुल है, सही। अब वो वहां पे सब फंसे हुए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ से सेलिंग करें, यहाँ से हम बाइंग करें, हम क्या करें। वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पैसा निकाल लिया है, अब वो एक डिक्लाइन के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल ये सही। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है स्पेस एक्स, ठीक है। आप देखें कि सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद ग्रीन है, थर्ड ग्रीन है, सो 3 दिनों के अंदर स्पेस एक्स जिसका इतना बड़ा नाम और इतनी इसकी हाइप थी, इवन की क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस थी उन्होंने भी इसकी आईपीओ जो है वो अपनी एक्सचेंजेस पे लॉन्च की, ठीक है। तो वहां पे आप देखें कि इसके एग्जैक्ट तीसरे दिन इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, वहां से इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा निकाल लिया और आप देख लें कि कितनी तेजी से ये पैराबोलिकली नीचे डिक्लाइन कर रही है, नीचे आया ठीक है, है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल नीचे आया है ये, और भी मजीद नीचे आता जा रहा है क्योंकि ओवर हाइप था, ठीक है। और इसकी जो आप समझें कि इसका जो बिजनेस मॉडल था कि हम जो रॉकेट स्पेस में भेजेंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी यानी कि रिफ्यूलिंग वो हम $200 तक लेके आएंगे, जो कि बिल्कुल ही अभी तक की इम्पॉसिबल सी बात है, अभी तक नहीं इनके हुआ। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ठीक है, ऑन हाँ। ग्राउंड कुछ नहीं है। इसकी वजह से आप देखें यही स्पेस एक्स का हम वीकली चार्ट अगर देखें तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स के अंदर, विद इन 7 वीक्स जो है वो 200 से लेके तो अभी आप देख लो कि 135 के लिए जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने अपनी गेम की है, इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो साइकोलॉजी यूज की और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फोमो में फंसे हुए हैं। तो आगे बिल्कुल देखते हैं हम। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ही हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि ये सर्विस लॉन्ग मार्क, ठीक है, इसका भी इतना ढिंढोरा पीटा गया, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत जबरदस्त इसका जो है वो इसका कैश फ्लोज है, जबरदस्त कंपनी है, बट क्या हुआ यहाँ पे भी आप देखें कि एकदम इसकी हाई पाई और उसके बाद वो। सब्सक्रिप्शन हुई, पोस्ट आईपीओ आप देखें उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं, इसकी प्राइस नीचे की तरफ ही आती जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को समझना चाहिए कि हमें कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, और 2 to 3 वीक्स आपको वेट करना चाहिए पोस्ट आईपीओ के बाद। तो यहाँ पे आप देखें ये सर्विस ही है, ठीक है। तो इसी तरह स्टारा पेट्रोलियम जो है उसमें भी आपको इसी तरह ही डिक्लाइंस नजर आएंगे, ठीक है। वेरिएशन। तो बिल्कुल। ये रीजन होती है कि आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखें, हमेशा पोस्ट आईपीओ 1 2 या 3 वीक्स के बाद जब अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर प्राइस आ जाए तो तब आप हमेशा बाइंग करें, इससे ना पहले ना उसके बाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच सर जैदी, आपने बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारी जो आज की डिस्कशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ मार्केट न्यूज का समझना नहीं था, बल्कि उस न्यूज के पीछे छुपी स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल जो इन्वेस्टिंग लेसन है उसको एक्सप्लोर करना था। क्योंकि चाहे बात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर क्रेडिट रेटिंग की या फिर आईपीओस की या स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स जैसी ग्लोबल कंपनी की, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है वो हमेशा हेडलाइन से ज्यादा फंडामेंटल्स, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो आज की डिस्कशन के बाद आप मार्केट को सिर्फ एक ट्रेड की तरह नहीं लेंगे, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की नजर से देखना शुरू करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर जैदी फॉर योर प्रेजेंस एंड योर वैल्यूएबल थैंक्स इनसाइट। फॉर हैविंग मी। ओके जी, अल्लाह माय हाफिज। प्लेजर, माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज।